डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से नवी मुंबई में स्थापित देश की पहली एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का लोकार्पण। पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने किया लोकार्पण। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया लोकार्पण। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों से की मुलाकात। अस्पताल में चिकित्सकों के उपचार की ली जानकारी। परिजनों से की चर्चा। 25 जनवरी को नक्सली हमले में 12 जवान हुए थे घायल। भागलपुर से लापता 2 छात्राएं बरामद। पुलिस ने दोनों छात्राओं को मुंबई से सकुशल किया बरामद। 8 जनवरी को घर से स्कूल के लिए निकली थी दोनों छात्राएं। नर्मदापुरम में माघ पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब। नर्मदा के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन का रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबरों से, जहां महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से स्थापित देश की पहली भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का लोकार्पण आज नवी मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून की पढ़ाई और प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज के बीच की दूरी को कम करने में यह अकेडमी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तडोजा स्थित इस एकेडमी का उद्घाटन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने की। इस दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार कानूनी प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्राथमिकता दे रही है। बदलते कानून, नए आपराधिक कानूनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और तकनीक के सही उपयोग के लिए प्रशिक्षित वकील और अभियोजक तैयार करना समय की जरूरत है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अकेडमी के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए के अनुदान आगामी बजट सत्र के बाद दिया जाएगा। कानून की शिक्षा और कोर्ट में काम के बीच जो अंतर है उसे भरने का काम यह अकेडमी करेगी। बदलते समय के साथ वकीलों को नई तकनीक और कानूनों में दक्ष बनाना बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। अपने एक दिवसीय प्रवास पर आए शिवराज सिंह चौहान ने दुर्ग जिले में किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धान के कटोरे में आना और किसानों से बातचीत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ मैंने किसानों से बातचीत की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ की सरकार किसानों के हितों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों ने बताया कि यहाँ हाईटेक मंडी की आवश्यकता है। साथ ही कई परेशानियां किसानों ने बताई हैं, जिस पर एक कमेटी का गठन जल्द किया जाएगा और उन समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई है। शिवराज ने ग्रामीण विकास पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ की सरकार ग्रामीण सड़क और विकास पर काफी अच्छा कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने ग्रामीणों को 18 लाख मकान देने का वादा पूरा किया, जिसे भूपेश बघेल की सरकार ने डकार दिया गया था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शनिवार शाम रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्रे गुट्टा पहाड़ी में हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल पुलिस जवानों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के उपचार की स्थिति की जानकारी ली तथा जवानों के परिजनों से भी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने घायल जवानों से घटना की जानकारी ली और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि शासन एवं
प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने अस्पताल में उपस्थित अधिकारियों और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि जवानों के बेहतर एवं समुचित उपचार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में तैनात हमारे जवान अत्यंत साहस और समर्पण के साथ देश प्रदेश की सुविधा में लगे हैं और उनका त्याग अतुलनीय है। बता दें कि बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्रे गुट्टा पहाड़ी में 25 जनवरी को एक के बाद एक कुल 6 आईईडी विस्फोट हुए। इन विस्फोटों की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 12 जवान घायल हो गए थे। यह घटना उस समय हुई जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम तेलंगाना सीमा से लगे कर्रे गुट्टा हिल्स क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। घटना के बाद सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जहां उनका उपचार एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। इनमें से 6 जवानों को उपचार उपरांत स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि शेष जवानों की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है। रायपुर प्रेस क्लब के खेल मड़ई का शानदार आगाज हुआ। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने स्पर्धा का शुभारंभ किया। स्वर्गीय कुलदीप निगम स्मृति इंटरफ्रेस क्रिकेट स्पर्धा का पहला मैच संपादक 11 और पूर्व पदाधिकारी 11 के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर मुकाबले को रोमांचक और यादगार बना दिया। अंतिम ओवर बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर कर रहा। अंतिम ओवर में शानदार प्रदर्शन करते हुए संपादक 11 टीम ने कप्तान राम अवतार तिवारी के नेतृत्व में जीत दर्ज की। पूर्व पदाधिकारी 11 टीम की कप्तानी पूर्व अध्यक्ष अनिल पुस्कदर ने की। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदू, सह सचिव निवेदिता साहू और भूपेश जांगड़े, खेल आयोजन समिति के संयोजक विजय मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां नगर निगम चुनाव नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन है। अभी तक कुल 36 मेयर प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा चास अनुमंडल कार्यालय से खरीदा है। सभी पार्टियां अपने अपने दल से मेयर प्रत्याशी की खोज चल रही है। हालांकि चुनाव दलील आधार पर नहीं होना है। अभी तक सिर्फ झामुमो और जेएलकेएम ने चास मेयर पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। झामुमो ने उमेश ठाकुर को अपना समर्थित उम्मीदवार बताया है। जेएलकेएम ने निमाई महतो को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी में अभी तक राय शुमारी का दौर चल रहा है और पार्टी अभी तक किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दे पाई। फिर भी भाजपा से ऋतुरानी सिंह और अविनाश कुमार और कांग्रेस से पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता और जमील अख्तर ने मेहत पद के लिए नामांकन पर्चा खरीदा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब दोनों पार्टी अपने अपने समर्थित उम्मीदवार की घोषणा करते हैं तो क्या होता है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे मधुपुर के लालगढ़ स्थित मंदिर जीर्णोद्धार विवाद मामले में पीड़ितों से मिलने लालगढ़ पहुंचे। सांसद निशिकांत पीड़ित परिवार से बातचीत कर पूरी घटना से अवगत हुए और हिंसा प्रकरण की निंदा की। मौके पर निशिकांत दुबे ने कहा कि हर गांव में मंदिर बनेगा। इधर सांसद के आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और लालगढ़ मोहल्ले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। प्रेस को भी घटना स्थल जाने से रोका गया। बोकारो में आज सेल के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में भारी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल हुई। 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर महिला, पुरुष वर्ग और दिव्यांगों के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। यह हाफ मैराथन सेल बोकारो स्टील के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से इसकी शुरुआत हुई। हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर बोकारो स्टील के डायरेक्टर इंचार्ज प्रियरंजन ने रवाना किया।
आप मैराथन को लेकर बोकारो स्टील के द्वारा ट्रैफिक से लेकर सभी तरह की व्यवस्था की गई थी। सभी रूट को 11 बजे तक बंद कर दिया गया था। 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन में महिला पुरुष वर्ग में धनबाद की रूबी कुमारी और बोकारो जिले के दुगदा के रहने वाले सुनील कुमार ने सबसे पहले दौड़ को पूरा किया। इस दौरान दोनों ही सफल प्रतिभागियों ने कहा कि कई वर्षों से लगातार वह दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह रेस 10 किलोमीटर की थी। आज हमने इसे पूरा किया है। सफलता पर दोनों ही प्रतिभागी काफी प्रसन्न नजर आए। बोकारो स्टील के डायरेक्टर इंचार्ज प्रिय रंजन ने बताया कि सेहत के लिए खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत को स्वस्थ रखने के लिए खेल से बड़ा माध्यम कुछ हो ही नहीं सकता। सेल बोकारो स्टील के द्वारा इस मैराथन का उद्देश्य यही है, क्योंकि हम स्टील उत्पादन के साथ स्वस्थ समाज की भी कामना करते हैं। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां भागलपुर से लापता 2 छात्राएं सोनाक्षी और जिया को पुलिस ने मुंबई से सकुशल बरामद कर लिया है। दोनों छात्राएं 8 जनवरी को घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से लापता हो गई थी। 9 जनवरी को परिजनों ने बबरगंज थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। गठित टीम की मॉनिटरिंग सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह कर रहे थे। एसआईटी की 8 सदस्यीय टीम ने 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और रेलवे टिकट से जुड़े साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ते हुए दोनों छात्राओं को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की। बबरगंज पुलिस ने घटना की जानकारी लापता छात्रा के पिता को दी कि उनकी बेटी मुंबई में सकुशल है। इसके बाद लापता छात्रा के पिता थाना पहुंचे। पुलिस उन्हें एसएसपी कार्यालय लेकर गई, जहां उन्होंने राहत की सांस ली और भागलपुर पुलिस को धन्यवाद किया। लापता छात्रा के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 24 दिन बाद उनकी बच्चियों का सुराग मिल पाया है। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां अमृतसर के व्यस्त कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने पुल से छलांग लगा दी। यह घटना दिन दहाड़े हुई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक कुछ देर तक पुल पर खड़ा रहा और अचानक नीचे कूद गया। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अमृतसर पुलिस और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल युवक की पहचान और उसकी उम्र को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में किसी आपराधिक पहलू के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। पुलिस युवक के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं इस घटना के चलते कुछ समय के लिए कचहरी चौक पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर व्यवस्था संभालते हुए ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से निकाला। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल देखा गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे ऐसी घटनाओं को हल्के में ना लें और यदि किसी को मानसिक तनाव या परेशानी से जूझते हुए देखें तो उसे अकेला ना छोड़ें और तुरंत मदद दिलवाएं। जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सेवाएं या हेल्पलाइन से संपर्क करना बेहद जरूरी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जहां रविदास जयंती पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज से 649 वर्ष पूर्व संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज का प्रकटीकरण काशी के श्री गोवर्धन में हुआ था और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। सदगुरु रविदास जी ने गरीबों वंचितों के लिए काम किया। जब मोदी की सरकार बनी 2014 में उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उनके अकाउंट में मिल सके।
हर घर में शौचालय बनाया, जिससे हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो। प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया। ये तो प्रेरणा की तय है कि जब आज सबका साथ सबके विकास के भव्य भाव देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले भाजपा के माट विधायक राजेश चौधरी के आवास पर पहुंचकर उनकी दिवंगत माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर द्वारा जाति को लेकर दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। उस दौर में 1000 से अधिक दंगे हुए थे और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दे उठाता है, जबकि सरकार चौमुखी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले और उसके बाद की स्थिति की तुलना करें तो अंतर साफ नजर आता है। धार्मिक मुद्दों पर बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, वैसे ही मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजे। यही हम भगवान बाके बिहारी से प्रार्थना करते हैं। एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करती है और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही सभी कार्य किए जा रहे हैं। सड़क पर सुरक्षित सफर और लोगों की जान बचाने के मकसद से चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का बहराइच में औपचारिक समापन किया गया। इस मौके पर रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में एक विशेष जागरूकता एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सदर विधायक अनुपमा जायसवाल रही। मंच से उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण लापरवाही और नियमों की अनदेखी है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को हेलमेट वितरित करने किए गए और सभी को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग से बचने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर आरटीओ ओपी सिंह ने कहा कि हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। वहीं पीटीओ अवधराज गुप्ता और आरआई प्रदीप कुमार ने सरकार की सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्र अधिकारी यातायात राज सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि अगर हर नागरिक नियमों का पालन करे तो सड़क हादसों में बड़ी कमी लाई जा सकती है। जनपद रामपुर में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता पर आरोप है कि उसने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाते हुए पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित कर डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामपुर जनपद के पटवाई थाने में एक युवती की ओर से अपने पिता पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। युवती का कहना है कि उसके पिता उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र 13 साल है उसके
के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे चुका है। पटवाई पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित किशोरी का मेडिकल कराया, जिसके बाद इस प्रकरण में कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई और हर कोई हैरान है कि जब पिता ही अपनी मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने लगे तो किसी और से कैसी नारी सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इस घटना को लेकर हर कोई सन्न रह गया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां नर्मदापुरम में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां नर्मदा में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही मां नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां हजारों भक्तों ने पवित्र स्नान कर दान पुण्य किया और मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त में तड़के सुबह से ही नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर बीच भक्तों ने हर नर्मदे के जयघोष के मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं का मानना है कि माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दीपदान, वस्त्रदान, अन्नदान और जरूरतमंदों को दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं ने भगवान वहीं घाटों पर सत्यनारायण की कथा एवं भजन कीर्तन और किए गए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।